हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए टॉपिक में। संगीता जी को वेरी गुड मॉर्निंग। अमित जंगीर राम राम सा, राम राम गुरु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही महत्वपूर्ण है। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा यानी कि समिश्र गणित के बारे में हमें बात करें। नाम इसका कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। कॉम्प्लेक्स नाम सुन के अपने दिमाग में आता है कि काफी जटिल चीज है। नहीं यार, ये चीजें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। तो नाम इसका कॉम्प्लेक्स है लेकिन चीज है या इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा आसान है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्या मैं बोलूं, जो सबसे आसान और सबसे छोटा टॉपिक ये टॉपिक है वो बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि समिश्र का हम बोलते हैं एनालिसिस को कलन, समिश्र कलन, ठीक है ना। वो टॉपिक भी अगर आपको ये अच्छा सा बेसिक पता है तो वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा आसान रहेगा। वो टॉपिक वो भी क्या है, काफी छोटा। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें तो ये टॉपिक है, छोटा है और आसान टॉपिक है। तो यहाँ से हमें पूरा का पूरे मार्क्स ले सकते हैं। दूसरी चीज, ये प्योर मैथमेटिक्स है यानी कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करने में बहुत काफी कम समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है और यहाँ से जितने भी 5, 7, 10 जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हमें सोल्व करना है। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता सकते हो। दीपिका खिचड़ वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो ये टॉपिक हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक शुरू करो, मैंने आपको बताया है आप कोचिंग करो, सेल्फ स्टडी करो, कैसे भी करो। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बात बताई थी कि जो भी टॉपिक आप शुरू करते हो तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देख लीजिए। उसका सिलेबस क्या, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी। ये नहीं भी किताब उठा ली कॉम्प्लेक्स की, सिलेबस में हो या नहीं हो सभी चीज पढ़नी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के अंदर सिलेबस क्या दिया हुआ, कितने मार्क्स का है। अमित जांगड़ पूछ रहे हैं कितने मार्क्स का है। तो लास्ट टाइम से आपको पता चल गया होगा कि कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो 2D वाला पार्ट है पिछले की, तो अगर हम पिछले साल को छोड़ दें तो काफी ज्यादा मार्क्स का आता है लेकिन लास्ट टाइम बहुत कम मार्क्स का है। तो ये डिपेंड करता है आरपीएससी पर या पेपर बनाने वाले पर। अभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कि इतने मार्क्स का आएगा, लेकिन आप मानकर चलो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको दोनों कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के अंदर दे रखा वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा जिसके अंदर एडिशन यानी कि योग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, उसके बाद हम बात करें कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मी, पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी कि ध्रुवीय निरूपण हम किस प्रकार करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद हम देखें तो आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी हम पढ़ेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बोला है। उसके बाद हम बात करें ट्राइंगल इक्वलिटी यानी कि त्रिभुज असमी का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हम यहाँ पर रूट पढ़ेंगे, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, उसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी भी देख लेंगे। उसके बाद है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन यानी कि ज्यामितीय निरूपण है, कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या सर्कल है उसको हम कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके जो सिलेबस में है बहुत ही छोटा सा दे रखा, लेकिन हम इससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसने बताया है कि अलजेब्रा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, घटा, गुणा, भाग। हालांकि इसने तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन लिखा है, हम यहाँ पर कैसे घटाते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का किस प्रकार डिवीजन करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उससे आप क्या समझते हो, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कॉन्जुगेशन यानी कि संयुग्मी, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आइलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपके पास आता है मॉडुलस, आर्गुमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज। तो सिलेबस अब बहुत छोटा सिलेबस आप देख रहे हो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर मैं सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से ढंग से लिखना चाहूँ जिसको हम पढ़ेंगे तो हम इस प्रकार से इसको कर सकते हैं।
जहां पर आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे हम पढ़े हैं नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है। तो उसी प्रकार पहले तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, किस प्रकार का दिखता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम बात करें तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें वहां पर देखेंगे कि रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में देखेंगे। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या का निरूपण किस प्रकार करेंगे। 2D के अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, या मैं बोलूं आर्गेंट प्लेन में, या मैं बोलूं जेड प्लेन में, या मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रिप्रेजेंट, उसका निरूपण है वो किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कॉन्जुगेट ऑफ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या का बीज गणित। इस समिश्र संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार घटाते हैं, उसको गुणा किस प्रकार किया जाता है, उसका भाग किस प्रकार किया जाता है, उन सभी के बारे में हमें चर्चा करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का संयुग्मी किस प्रकार निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो आपको कॉन्जुगेट निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद आपको उसका मॉडुलस निकालना, और उसके बाद उसका आर्गुमेंट निकालना। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आने की संभावना है वो यहीं से रहती है। एक हमने देखा था ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वो टॉपिक आप मॉडुलस के अंदर ही पढ़ोगे। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही हम पढ़ेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी यानी त्रिभुज की असमीका। उसके बाद हम देखेंगे पोलर फॉर्म, इसको ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल देते हैं, या थोड़ा सा वैसे अलग भी होता है लेकिन हम एक साथ भी कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद एक थ्योरम आती है इंपॉर्टेंट, डी मोवियर थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं देमाइवर प्रमेय। उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है, और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लोगे, चाहो तो आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। हम यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लेंगे ताकि सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में है स्टैंडर्ड लोकी इन आर्गेंट प्लेन, यानी समिश्र समतल में बिंदु पथ। जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था वो टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये छोटा सा सिलेबस है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन वही है कि नाम इसका थोड़ा सा जरूर कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, तो ये सिलेबस सबसे पहले हमने सिलेबस देख लिया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो मुश्किल से 3-4 क्लास लगेंगे इसके अंदर, हम आराम से इसको कर सकते हैं, बट हम धीरे धीरे चलेंगे। शुरुआत में कोई जल्दबाजी है नहीं अपने को। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वहां तक पहुंचना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे पास इतने रियल नंबर थे, इनफाइनाइट मैं बोलूं अनकाउंटेबल रियल नंबर थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता है क्यों, कहां पर इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में न बताते हुए पहले मैं आपको रियल नंबर सिस्टम तक पहुंचते हैं, किस प्रकार पहुंचते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, इसको पढ़ने का 2 तरीका है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक में 2 मिनट 3 मिनट एक बार आपको रियल नंबर तक पहुंचने की बताता हूं कि किस प्रकार रियल नंबर तक हम पहुंचे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग। 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। 4 ऑपरेशन है। इन 4 ऑपरेशन को हम लेकर रियल नंबर तक पहुंचते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचना है तो हमें एक कुछ नया पढ़ना पड़ता है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के माध्यम से चल सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करके, जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या मैं बोलूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी जो संख्या हमें प्रकृति से मिली है। और प्रकृति से संख्या मिलती है, कोई भी चीज प्रकृति से मिलती है तो कभी भी आधी नहीं मिलती है। प्रकृति से हमेशा कोई भी चीज पूरी मिलती है, यानी 1 2 3 4। अगर पेड़ मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़।
कोई भी संख्या जो हमें प्रकृति से मिलती, कोई भी चीज तो हम उसको काउंट करते हैं। तो ये तो नहीं करते ना एक आधी, पेड़ को हम काट देते हैं तो आधा जरूर हो जाता है, हम काटते हैं तो प्रकृति हमें कोई भी चीज पूरी देती है, यानी 1 2 3 4 5। तो प्राकृत संख्या है वो हमेशा 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, 1 2 3, और ये चलता है आपके पास इनफाइनाइट तक। कहां तक चलता है? इनफाइनाइट तक चलता है। अब आपने 4 ऑपरेशन बताए थे, कौन कौन से? प्लस का ऑपरेशन है, माइनस है, गुणा है और भाग। तो हम क्या करते हैं, अगर दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाए, मान लेते हैं 1 और 2 ही उठा लिया, इनको अगर हमने ऐड किया तो वापस हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है। अगर हम 3 और 5 उठाएंगे तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वापस हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो यानी जोड़ते हैं तो वापस हमें नेचुरल नंबर मिलता है, लेकिन अगर हम घटा देते हैं, यानी 1 से 1 घटाया तो 0 आ गया जो इसके अंदर नहीं है, 2 में से 2 घटाया तो वो इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब है ये नंबर कंप्लीट नहीं है, हमें इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं इसके अंदर 0 जोड़ देता हूं, इसके अंदर मैं 0 जोड़ देता हूं तो कुछ चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। यानी 2 माइनस 2 करेंगे तो इसके अंदर आ रहा है, यानी माइनस का साइन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको जो नंबर आते हैं इसको बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अब हम देखते हैं कि कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ो तो वापस पूर्ण संख्या ही मिलेगी, लेकिन जब हम घटाते हैं दो पूर्ण संख्याओं को तो ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा जो इसके अंदर नहीं है, यानी इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर और एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जैसे इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, -2 -1 0 1 2, और इस प्रकार आपके पास ये मिलता है सेट ऑफ इंटीजर। इसको हम i से भी डिनोट करते हैं और z से भी डिनोट करते हैं, यानी आपके पास इंटीजर मिल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी दो पूर्णांकों को जोड़ो या घटाओ वापस हमें क्या मिलते हैं, पूर्णांक मिलते हैं। और हम अगर गुणा करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो वापस हमें क्या मिलते हैं, इंटीजर मिलते हैं, पूर्णांक मिलते हैं। लेकिन जब हम कोई भी दो पूर्णांक लेते हैं और उनका डिवीजन करते हैं, जब उनका हम भाग करते हैं तो हमें पूर्णांक मिले जरूरी नहीं। जैसे 1 में 2 का भाग दिया तो 1/2 आ गया, 3 में 4 का भाग दिया तो 3/4 आ गया, लेकिन 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 मिल रहा है जो इसके अंदर है, लेकिन हमेशा नहीं मिल रहा, यानी कि डिवीजन के लिए ये क्लोज नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर हमें मिलता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर का बोला जाता है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, P/Q सच दैट P और Q है वो क्या है आपके पास, इंटीजर है और Q नॉन जीरो है। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं तब आपको लिखना कि P/Q, P आपके पास इंटीजर है, Q आपके पास नेचुरल नंबर है, और PQ का जो GCD है वो आपको 1 लेना पड़ेगा। जब हम सेट लिखते हैं तो सेट की परिभाषा क्या पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो डिस्टिंक्टनेस नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूं 1/2 और 2/4 एक ही चीज होती है, 1/2 या 2/4 एक ही चीज है। अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो उस केस में आपके पास कितना आएगा, उस केस में आपके पास ये दोनों मार्क्स नंबर आ जाएंगे और ये सेट नहीं रहेगा। तो जब हम सेट लिखते हैं तो आपको इस फॉर्म में लिखना। दूसरी चीज, हम -1/2 लिखो या 1/-2 लिखो, एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ी है। लेकिन हम देखते हैं अगर कहीं भी आप देख रहे हो तो इस टाइप का कभी नहीं लिखा जाता है। माइनस जब भी लगाया जाता है वो या तो आगे लगता है या ऊपर लगाया जाता है, इसलिए हम नीचे माइनस आएगा ही नहीं, तो इसको हम नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं ताकि समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो सेट की फॉर्म में हमें इस प्रकार लिखते हैं। तो ये 4 आपके पास ऑपरेशन थे और 4 ऑपरेशन से हम रेशनल नंबर पे पहुंच गए। अब हम क्या देखते हैं कि अगर आपके पास इकाई वर्ग का एक इकाई का यानी 1 सेंटीमीटर या कुछ भी ले लो, 1 इकाई का आपके पास कोई वर्ग है, यानी ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 1 है, तो इस वर्ग का आपसे डायगोनल पूछा जाए या विकर्ण पूछा जाए तो वो कितना आएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बोलोगे सर ये 1 और 1 ये √2 आ जाएगा।
और √2 को हम कभी भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि p आपके पास क्या होना चाहिए, इसको हम ये लिख सकते हैं, q तो आपके पास 1 है यानी नेचुरल नंबर में से है, लेकिन p आपके पास इंटीजर नहीं है यानी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। दिस इंप्लाइज √2 है वो रेशनल नंबर तो नहीं है, वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपके पास एक नया कंसेप्ट आता है जिसको हम q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर देते हैं, हालांकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन है वो इसका होता है r-q, r-q। इसमें आते हैं आपके पास √2, √3, √5, ठीक है ना, √5 और इस प्रकार चलते रहते हैं। ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं, जबकि ये आपके पास परिमेय संख्या है। और आप ये देखोगे कि ये नंबर है वो काउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि ये नंबर अनकाउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट तो है ही है, इनफाइनाइट भी दो प्रकार का होता है, एक तो काउंटेबल यानी काउंटेबली इनफाइनाइट, और एक होता है आपके पास अनकाउंटेबल। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि इसको अनकाउंटेबल है, इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। हालांकि अपने देख कर लगता है ये नंबर तो कम होंगे, ये नंबर तो कम है, लेकिन ये अनकाउंटेबल होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो यूनियन है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो यहां तक हम कहां पहुंच गए हैं, रियल नंबर में पहुंच गए। तो अगर आपको ये पता है तो अब हम देखते हैं यहां पर एक चीज, कि एक आपके पास इक्वेशन है x-1 बराबर 0। इस इक्वेशन का जो रूट आएगा, इस इक्वेशन का जो मूल आएगा या रूट आएगा, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका रूट तो है वो x बराबर 1 आता है। और 1 क्या है आपके पास, 1 आपके पास नेचुरल नंबर है, 1 आपके पास क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब आपके पास अगर इक्वेशन दे दी जाए x+1 बराबर 0, तो इस इक्वेशन का जो मूल आएगा वो आएगा -1, और -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं x-½ बराबर 0, तो ये इक्वेशन आपके पास कितना है, x बराबर 1/2 है। क्या है, 1/2, और 1/2 ना तो नेचुरल नंबर है ना ही आपके पास इंटीजर है। तो ये वाली इक्वेशन है, इसका मूल क्या है, इसका मूल तो आपके पास रेशनल नंबर है, क्या है, परिमेय संख्या है। और इक्वेशन अगर मैं लिख देता हूं x² - 2 बराबर 0, तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा ±√2। यानी इस इक्वेशन का जो रूट है या जो मूल है वो प्राकृत संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, और वो रेशनल नंबर भी नहीं है, वो तो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करें x² + 1 बराबर 0 या x² + 2 बराबर 0, तो इस इक्वेशन का आप रूट बताओ। तो आप कहोगे सर रियल नंबर में तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है कि एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करें और एक ऐड कर दें तो 0 हो जाए। ये चीज हम जरूर पढ़ते हैं कि x² का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, कब, जब आपके पास x रियल नंबर हो। तो आप कहोगे सर रियल नंबर के अंदर ये तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 0 तो कभी नहीं आ सकता है। यानी रियल नंबर के अंदर तो ऐसा नंबर मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब यहां से आपके पास एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो इसके बारे में सबसे पहले आयलर ने बताया था। और आप पढ़ते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यानी द्विघात समीकरण पढ़ते हो, तो वहां पर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो डी का मान, तो वो क्या आता है, जब डी का मान पॉजिटिव आता है तब आप बोलते हो कि इसके रूट हैं वो रियल होते हैं। डी का मान अगर 0 के बराबर है तब आप बोलते हो रूट क्या है आपके पास, रियल तो है लेकिन रिपीटेड है। और जब आपके पास डी का मान लेस देन 0 आता है तब हम क्या बोलते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं वो इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है। डी क्या होता है आपके पास, डी होता है b² - 4ac। यहाँ पर b का मान तो 0 है, -4, a का मान 1 और c का मान 1, ये नेगेटिव आ रहा है।
यानी इसके रूट हैं वो इमेजिनरी होंगे। तो यानी आपके पास एक इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, काल्पनिक नंबर, जिसका नाम है काल्पनिक। नाम इसका क्या है? काल्पनिक है। तो ये थोड़ा सा रियल नंबर से अलग होंगे। रियल मतलब वास्तविक जो चीजें। तो यहाँ पर इसका मान क्या आता है? अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x का मान कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1। और हमने अभी तक अंडर रूट माइनस 1 के अंदर नहीं देखा था। जब तक हम रियल पढ़ते हैं तब तक ये चीज हमें डिफाइन ही नहीं करते। हम क्या बोलते हैं? ये नॉट डिफाइन, यानी रियल के अंदर नॉट डिफाइन है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स में तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। क्या है आपके पास? -1 है। इसको सबसे पहले आयलर महोदय ने बताया था, इसका मान कितना होता है? आयोटा होता है। आयोटा, IOTA। तो यानी अंडर रूट -1, -1 का जो रूट है उसका मान कितना होता है? आयोटा होता है। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि जो माइनस, सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे रियल में कि रूट x का मान हमेशा ही क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। दूसरी चीज, ये तभी डिफाइन होगा जब आपके पास क्या हो? x ग्रेटर देन 0 हो। जब हम फंक्शन में डोमेन निकालते थे तब हम लेके चलते थे कि रूट के अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं छोटी सी बात एक बार और पूछता हूं आपसे कि रूट 4 का मान कितना होता है और रूट 16 का मान कितना होता है? रूट 4 का मान कितना आएगा? बताओ भाई। वेरी गुड मॉर्निंग सालू, मीना, ABC। संगीता जी काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक है। तो मुझे ये बताओ रूट 4 का मान कितना होगा? प्लस माइनस 2 होगा या 2 होगा? आपके पास 2 है। जैसे अभी हमने देखा था कि x² प्लस या -2 बराबर 0, या मैं लिखूं यहाँ पर x² -4 बराबर 0 है। तो हम यहाँ से लिखते हैं x का मान प्लस माइनस 2 आएगा। कैसे आएगा? दिस इंप्लाइज x² बराबर 4, यानी x का मान है वो प्लस माइनस 2 आएगा। तो मुझे बताओ रूट 4 का मान प्लस माइनस 2 आएगा या सिर्फ 2 आएगा? एक्स से नागर जी बता रहे हैं इसका मान 2, नीचे वाले का 4। मोनिका बोल रहे हैं इसका मान है 2 आएगा। प्लस माइनस 2 या 2 सिर्फ। रूट का मान मैंने देखो ऊपर ही लिख रखा है कि रूट x है वो उसका मान हमेशा क्या होता है? या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा जब हम रियल नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये रियल नंबर ही ले रखे मैंने, तो इसका मान 2 आएगा, इसका मान 4, ना कि प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ओनली 2 आएगा, बिल्कुल सही है। ओनली 2 और 4। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम रूट का मान नहीं निकाल रहे हैं। यहां से हम x बराबर प्लस माइनस क्या आ गया? रूट 4। तो x का मान प्लस माइनस 2। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस माइनस क्यों कर दिया? फिर ये रूट का मान नहीं है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आप सभी जानते हो इसको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं? x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 0। और यहां से आपके पास आता है x का मान 2 और -2। एक्चुअली हम इस प्रकार इसको सोल्व करते हैं तब हमारे पास प्लस और -2 आते हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपसे पूछे आयोटा, तो आयोटा आपके पास क्या होता? -1 का अंडर रूट है, इसको हमने आयोटा बोला है। -1 का अंडर रूट, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x² प्लस 2 बराबर 0 है तो इसका जो रूट है वो क्या होगा? इसका रूट क्या होगा? आप बोलोगे सर इसका रूट तो x बराबर प्लस माइनस -2 का अंडर रूट, और इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस -1 इंटू 2 का रूट, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा रूट 2। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आयोटा रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी हो 2 3 4 5 कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। -1 है उसको हम बाहर ले लेंगे, उसको हमें बाहर ले लेंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस आयटा के बारे में। सबसे पहले आयटा आया, उसके बाद ही हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया। अब मैं छोटी सी चीज आपसे एक और पूछता हूं आयटा के बारे में कि आयोटा की पावर 1 कितना होता है? सबसे पहले हम थोड़ा सा आयोटा के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ प्रॉपर्टी रखता है। जब हम आयोटा की पावर 1 की बात करें तो इसका मान आयोटा, और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आयोटा ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है और ना ही 0 होता है। पॉजिटिव नेगेटिव 0 नहीं होता है।
आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, इससे भी डिफरेंट नंबर, ये नहीं कि ये प्लस है या माइनस है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता तो हम रियल नंबर में ही कंसीडर कर लेते इसको, पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर या जीरो। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। दूसरी चीज हम देखें आयोटा की स्क्वायर, यहां पर हम बात करें पावर ऑफ आयोटा, यानी आयोटा की घात। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी आयोटा इनटू आयोटा, या इसको मैं डायरेक्टली बताऊं यहां पर है कि अंडर रूट -1 बराबर आयोटा होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मान -1 आ गया है। अब आयोटा क्यूब पूछे तो क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, और जिसका मान कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा। और इसी प्रकार अगर हम पूछे आयोटा की पावर 4 तो आप बोलोगे सर आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, या आयोटा क्यूब को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास +1 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं 4। अब आपसे पूछे आयोटा की पावर 5 तो बोलोगे सर आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो वो क्या आ जाएगा, वापस आयोटा। आयोटा की पावर 6 क्या आ जाएगा, -1। आयोटा की पावर 7 आ जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 8 आ जाएगा वापस 1। यानी यहां से एक बात का पता चल रहा है कि आयोटा की पावर 4k का मान 1 आएगा अगर k का मान आपके पास क्या हो, k का मान आपके पास क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। आयोटा की पावर 4k का मान कितना आएगा, 1 आएगा अगर k का मान इंटीजर हो जाओ, यानी प्लस में हो या माइनस में हो। जैसे 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की बात करें तो ये मान आपके पास कितना आएगा, 1/1 बराबर 1। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, 1 अपॉन आयोटा का मान कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 अपॉन आयोटा है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा ऊपर आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। और ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो -1 होती है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। 1 अपॉन आयोटा है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। कोई समस्या नहीं यहां तक तो ठीक है। अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपसे बोलूं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 बराबर कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब है, इसका मान कितना आएगा आप बताओ भाई। फिर आपसे मैं पूछता हूं आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 16, इसका मान कितना आएगा। जीरो जीरो बता रहे हैं रेनू गढ़वाल, एक्से नागर बोल, इसका मान है वो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आयोटा स्क्वायर का मान -1, इसका मान माइनस आयोटा, इसका मान +1, कट पीट के 0, इसका मान भी बोले हैं 0 आएगा। तो यहां से हम एक चीज देखते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कोई भी 4 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सॉरी आयोटा की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 4 पावर आयोटा की जो कॉन्जुगेटिव हो उनका सम हमेशा कितना होता है, उनका सम हमेशा ही 0 होता है। तो आपसे कोई भी 4 पावर पूछे तो उसका मान कितना आ जाएगा, हमेशा ही 0 आ जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ समेशन आयोटा की पावर n, और n का मान 1 से लेकर 100 तक है, तो इसका मान कितना आएगा, 1 से लेकर 100 तक है, तो आप क्या कहोगे कि आयोटा की पावर 1 है प्लस आयोटा की पावर 2 3 प्लस 4 एंड सो ऑन आयोटा की पावर 100। अगर आप देखोगे जोड़े, इसका मान 0 इसका मान 0, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 4 से क्या मिलेगा, एक 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहां से पूछा जाता, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों में, आयोटा की पावर 0 से 100 होता आयोटा की पावर n, तब कितना आएगा इसकी वैल्यू, तब कितना हो जाएगा आयोटा की पावर 0, या इस केस में आपके पास इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उस केस में आपके पास मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, 0 से शुरू कर रहे हैं तब 1 आएगा, और 1 से शुरू कर रहे हैं तो इसका मान 0 आ जाएगा।
तो ये कब पता होगा? जब हमें आयोटा की प्रॉपर्टी पता होगा, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब और हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1 जहां पर भी आयोटा दिखे उसकी जगह हम क्या लिखना है? माइनस का आयोटा लिख देना। अब आपको ध्यान रखना एक चीज और, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये कुछ चीजें आपको डायरेक्ट ध्यान में रहनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। और ये चीजें जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, जहां पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वहां पर भी चीजें आपको काम आने वाले हैं। तो इसलिए आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना। सबसे पहले मैं बात करूं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो आप जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर को, इसको हम अलग करते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये 0 यानी कि 2 आयोटा। तो आपको इसका मान डायरेक्ट ध्यान रखना, ये आपके पास 2 आयोटा हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मान है वो माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मान है माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। अब आपको ये पूछे इसका मान, तो डायरेक्ट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा होता है। अब हम यहां पर देखें 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, अगर मैं थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर देता हूं, इसको मैं रेशनलाइज कैसे करते हैं? नीचे वाली जो भी संख्या है उसका प्लस, माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा और यहां पर 1 माइनस आयोटा, प्लस का सॉरी सेम आएगा ना, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और जिसका मान हम जानते हैं 2 आयोटा, और नीचे आपके पास क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी का मान क्या होता है? a माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास 2 आयोटा और यहां से आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस पहले से है तो ये आ जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट होके आयोटा। तो इसका मान कितना आएगा? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का मान आयोटा होता है, और 1 माइनस आयोटा यानी ये इसका क्या है? रेसिप्रोकली तो है, ये इसका रेसिप्रोकली तो है, यानी इसका मान 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा कितना होता है? माइनस आयोटा होता है। अब आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे ऊपर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये चीजें आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार का। मैं बात करूं क्वेश्चन की, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 8 का मान है वो कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको ये मान पता है डायरेक्ट कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू तो आयोटा होती है और आयोटा की पावर 8 का मान 1 होता है, अगर पता है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। अदरवाइज आपको पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा और इसकी पावर करनी पड़ेगी, तो देख कर ही थोड़ा सा डर लग जाता है, तो हम सोचते हैं इसको तो बाद में करेंगे, टाइम ले लेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ये चीजें हैं वो IIT जेईई में, मेंस में वहां पर पढ़ाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। तो अगर किसी की तैयारी की हुई है 12th के बाद, तो ये चीजें कॉम्प्लेक्स होगी, कैलकुलस होगी, बहुत ज्यादा आसान रहती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है उनके लिए, ठीक है ना। वहां पर ये छोटी छोटी चीजें ही सिखाई जाती हैं। तो जिसकी पहले तैयारी की हुई है, तो कोई विद्यार्थी सोचते हैं कि मेरा 1 साल खराब हो गया था, वो खराब नहीं होता कभी भी। वहां पर अपने ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीजें सीखते हैं, मैथ्स में जो हमारा बेस है वो काफी मजबूत हो जाता है। और मुझे इसका फायदा अभी तक मिल रहा। मैंने खुद ने 12th के बाद 1 साल कोटा तैयारी की थी, ये ट्रिपली होती थी उस समय, अब तो मेंस और एडवांस हो गया। हालांकि मेरा हुआ नहीं, लेकिन उसका जो मैथ्स है वो मुझे बहुत काम आया हमेशा ही। IIT जेईई में भी बहुत काम आया और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी काफी काम आया। इसलिए मैं बोलता हूं अगर कोई भी तैयारी करो, आप अच्छे से कोई भी चीज की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या IIT जेईई कुछ भी तैयारी करते हो, तो वो तैयारी आपके लाइफ टाइम काम आती है, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से मन लगाकर अपन तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो या ना हो दूसरी अलग चीज है, वो आपकी सब्जेक्ट पे कमांड इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि आप कहीं पर भी जाकर पढ़ाओ तो बच्चे खुद आए आपसे पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की पावर के बराबर 1
देन आपको बताना है k का मान है वो कितना आएगा, k का मान क्या आएगा। या पूछा जाए आपको, यहां से ऐसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट आपको बताना है इंटीजर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई करे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको बताना कौन सा है। आपसे यहां से पूछा जा सकता है, के का मान आपसे दिया जा सकता है, के का मान इंटीजर होगा या कुछ और होगा, 2 टाइप का इंटीजर हो गया, 4k+1 टाइप का, जो भी है कुछ पूछा जा सकता है। तो आप यहां से देख सकते हो, क्या देख सकते हो, किसका मान माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा की पावर k बराबर 1 होता है। और हम जानते हैं कि इसका मान 1 कब आता है, जब k आपके पास 4n टाइप का हो, जहां पर n क्या है, इंटीजर है। k का मान क्या हो, 4n टाइप का, यानी 4, 8, 12, 16 या -4, -8, -0 इस टाइप का होता है, या k का मान 0 होता है। लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा है तो वो क्या जाएगा, k का मान यहां पर आपके पास k का मान है वो क्या आएगा, 4 आएगा, तभी इसका मान है वो 1 होगा। अगर यहाँ पर -1 पूछ ले तो भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आयोटा के बारे में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आयोटा की पावर्स के बारे में। और यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि कॉन्जुगेटिव पावर के बारे में बताया, तो आप लिख सकते हो आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k+1 प्लस आयोटा की पावर k+2 प्लस आयोटा की पावर k+3 बराबर हमेशा 0 होता है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। अब इससे इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप मुझे क्वेश्चन बताओ, अगर आपसे पूछ लिया जाए समेशन की बजाय आपसे इनका मल्टीप्लिकेशन आयोटा की पावर k और k का मान 1 से लेकर 50 तक है, क्या करना है आपको, ऐड करना है, आयोटा नहीं, ऐड नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है आयोटा की पावर k, यानी आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 50, या मैं यहां पर आप कहो तो 100 लिख देता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये यहां पर आपको 100 लिख दिया, आयोटा की पावर 100 को मल्टीप्लाई करना है, तो किस प्रकार करोगे बताओ भाई। आयोटा की पावर k और k का मान 1 से लेकर 100 तक वेरी कर रहा है, तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, हम जानते हैं प्रॉपर्टी कौन सी, की पावर है वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो आयोटा की पावर 1 + 2 + 3 + 100, ये चीज आप जानते हो। अगर आप ये चीज जानते हो तो ये आप जानते हो कि ये तो एपी है, और एपी में सम कैसे करते हैं, या हम बोले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n n+1/2, यानी 100 गुणा 101/2, या आपके पास 50, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा क्या, ये आएगा क्या, एक बार 101 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 5 0 5 और ये 0, 50 50, आयोटा की पावर 50 50। और हम जानते हैं इसमें 4 को डिवाइड कर दो, जैसे 4 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, 2 4 छिकी 24 1, 4 छिकी 24 1 और 4 दूनी 8, कितना बचा आपके पास, 2 बच गया है, 2 बच गए, यानी 1262 गुणा 4 + 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 1262 गुणा 4, कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार, +2, और इसका मान तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका मान, तो आपके पास आयोटा की पावर ये 160 और इसका आपके पास आ जाएगा, यानी 1262 की पावर 1262, और ये आ जाएगा आयोटा की पावर 2, इसका मान तो 1 आ गया, इसका मान आपके पास कितना हो, -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई है। बिल्कुल बता दिया है संगीता जी ने, रीनू गढ़वाल ने, योगेश, भास्कर, अक्षय, नागर, दीपिका खिचड़, दिव्यांश सिगरेट, सभी ने बता दिया है -1 आएगा, शाबाश, वेरी गुड। तो ये तभी आएगा जब आपको पता है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें
आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आयटा है, आयटा के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ है नहीं, आपको आयटा के बारे में जानना है। आयटा तो नया है, और चीजें तो कुछ है ही नहीं। अब हम बात करें यहां पर आपके पास, तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। आपने आयोटा के बारे में जान लिया है, तब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? z से लिखेंगे। z बराबर x प्लस आयोटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से लिखते हैं, लेकिन ये अधूरा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अधूरा है। यहां से हमें ये नहीं पता चल रहा कि x क्या है, y क्या है, आयोटा क्या लिख दिया। हमें बताना पड़ेगा ना इन चीजों के बारे में। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उसके बारे में बताना पड़ता है कि x और y हैं, ये रियल नंबर हैं यानी वास्तविक संख्या है, और आयोटा का मान है वो -1 है, अंडर रूट -1 है, या हम बोलें कि इमेजिनरी यूनिट है। क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। ये चीजें लिखेंगे तब जाके ये परिभाषा है वो डिफाइन होती है। अगर हम x और y को रियल की जगह हम अगर और कुछ लिख दें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर मैं c लिख दूं कॉम्प्लेक्स नंबर ही, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस प्रकार लिखते हैं, c के यहां पर कट कर देते हैं और इसको हम लिखते हैं वो z। इस प्रकार लिखते हैं वो z सच दैट z बराबर x प्लस आयोटा y, जहां पर x और y रियल नंबर हैं और आयोटा आपके पास क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। अगर इस फॉर्म में कोई सेट लिखा होता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, या बोले सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। सेट की फॉर्म में ये है, इसका एलिमेंट है वो इस टाइप के होते हैं। कोई समस्या नहीं यहां तक, तो आपके आयटा आपके पास इमेजिनरी रूट है। अब अगर हम थोड़ा सा देखें यहां पर कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपके पास आयोटा के साथ आता है और एक आयोटा के अलग आता है। तो जो आयोटा के साथ आता है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और नहीं, आयोटा के जो साथ आता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और आयोटा के अलावा जो आपके पास उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो जो नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? z बराबर x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बार बार मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कि x और y रियल नंबर हैं। जब हम डिफाइन करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि हमने किस प्रकार डिफाइन किया है। अक्सर नागर जी बोल रहे हैं कि 2D में एक पॉइंट है, बिल्कुल हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसको हम 2D में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके बारे में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखें तो बार बार नहीं लिखना कि x और y रियल नंबर है, हम जानते हैं। तो यहां पर जो x है और यहां पर जो y है, ना कि आयटा y। इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आयटा y है और एक y है। तो जो x है वो आपके पास क्या कहलाता है? रियल पार्ट कहलाता है, यानी कि वास्तविक भाग कहलाता है। और सिर्फ y आयटा के साथ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ y, ये आपके पास क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग कहलाता है। अगर हम आयटा y ले लेते हैं तो ये काल्पनिक नंबर हो जाता है, और सिर्फ y है, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसको हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट को, इसको बोलते हैं RE, रियल z। रियल z आपके पास x है, और आपके पास जो इमेजिनरी z है वो आपके पास कितना है? y है। इसको लिखने का तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है। रियल z आपके पास x है और इमेजिनरी z है, इसको हम डिनोट करते हैं y से, यानी कि y। अगर हम a प्लस आयोटा b लिखें तो रियल पार्ट ऑफ z a हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? z का वो b हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, वो रियल पार्ट है। अब आपने कुछ नाम सुने होंगे कि प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी। तो एक इमेजिनरी होता है, एक प्योरली इमेजिनरी होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? कोई मुझे बताएगा कि प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस है? अगर मैं यहां पर लिखूं कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या। और ये आपके पास किस टाइप के होते हैं, ये आपके पास होते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y टाइप के होते हैं। यहां पर इसको लिख सकते हैं प्योरली रियल, या रियल लिखो या प्योरली रियल लिखो। ये इसको यहां पर मैं रियल ही कर देता हूं, ये रियल है, और ये आपके पास यहां पर आता है प्योरली इमेजिनरी। एक होता है इमेजिनरी और एक होता है प्योरली इमेजिनरी, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ही दूसरा नाम बोलते हैं इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या होता है आपके पास, इमेजिनरी होता है। प्योरली रियल में क्या होता है, जब आपके पास y का मान 0 हो जाए, यानी आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। मैंने इमेजिनरी नंबर नहीं बोला, इमेजिनरी पार्ट, यानी y 0 होता है, तो जो आपके पास नंबर बचता है उसको रियल बोलते हैं। और अगर आपके पास रियल पार्ट 0 हो जाता है, तब जो आपके पास बचता है उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। यानी 2 आयोटा, 5 आयोटा, 7 आयोटा, ये सारे क्या हैं, प्योरली इमेजिनरी। रियल पार्ट इज 0 इन प्योरली इमेजिनरी नंबर। बिल्कुल सही बताया है दीपिका खिचड़ ने कि प्योरली इमेजिनरी के अंदर रियल पार्ट 0 हो जाता है, यानी x का मान 0 है। इसको मैं यह लिखूं कि रियल पार्ट ऑफ z है वो 0 हो गया, और यहां पर आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो 0 हो गया। इमेजिनरी नंबर है ये, अगर मैं बात करूं जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है, जबकि 3 आयोटा है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है। वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रत्येक प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर प्योरली इमेजिनरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप एग्जांपल देख सकते हो, यहां से ये आपके पास इमेजिनरी है लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं है, जबकि ये आपके पास शुद्ध या बोलूं पूर्ण काल्पनिक है, जबकि ये आपके पास शुद्ध काल्पनिक है, और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप मुझे कोई ऐसा नंबर बता सकते हो क्या जो एक साथ प्योर रियल भी हो, या मैं बोलूं रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो? ऐसा नंबर बता सकते हो क्या जो इमेजिनरी भी हो प्योरली और प्योर रियल भी हो? ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ, जिसको हम बोलते हैं 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। 0 यानी कि रियल पार्ट 0 हो रहा है, इसका रियल पार्ट 0 है, इसलिए ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए क्या है, प्योरली रियल या रियल है। तो 0 है वो क्या है आपके पास, बोथ रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। मैं शॉर्ट में लिखता हूं प्योरली इमेजिनरी। बिल्कुल सही है दीपिका खिचड़, संगीता ने बता दिया है कि सर 0 है वो एक ऐसा नंबर होता है जो प्योरली रियल भी होता है और क्या होता है, इमेजिनरी भी होता है प्योरली। तो आपको ध्यान में रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब आपके पास रियल वाला आप डायग्राम जानते हो, रियल में 2 आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट रेशनल, दूसरा इरेशनल। फ्रैक्शन वाले में इंटीजर हो जाएगा, होल नंबर, वो चीजें आ जाएंगी, तो आप उसको जानते ही हो। तो ये आपके पास क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर को हम 2 पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रियल होता है और एक आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास प्योरली इमेजिनरी होता है। ठीक है ना, तो यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का निरूपण कैसे करेंगे। हम इस प्रकार हम डिनोट करेंगे। तो अगर हम बात करें 2 डायमेंशन 2D के अंदर हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ते हैं, हम कार्टेशियन सिस्टम है वो पढ़ते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा देखें तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तब हमारे पास ये क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है, यानी निर्देशांक संतर होता है। लेकिन अगर हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसको हमें बोलना पड़ेगा आर्गेंड प्लेन, जेड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। उस केस में जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस ना होकर ये रियल एक्सिस हो जाती है। ये आपके पास रियल एक्सिस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस।
यानी ये आपके पास वास्तविक अक्ष है और ये आपके पास काल्पनिक अक्ष है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर होंगे वो आयटा, 2 आयटा, 3 आयटा, 4 आयटा, माइनस आयटा, -2 आयटा, -3 आयटा, और यहाँ पर आपके पास ये 0 है, ये आपके पास 1 2 3 4, -1 -2 -3, इस प्रकार चलेंगे। और इसको हम बोलते हैं जेड प्लेन या आर्गेंड प्लेन, या इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। तीनों ही नाम है वो इसके हैं, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो चलता है आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन। अब हम देखेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमारे पास 2 + 3 आयटा है तो 1 2 1 2 3, तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा p। अगर मैं बोलूं इसको 2, तो ये नंबर आपके पास कितना है, 2 + 3 आयोटा है। यानी दो साइड हम रियल एक्सिस पर चले, 2 डिस्टेंस, और 3 डिस्टेंस हम किस पर चले, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल चले, तो आपके पास 2 + 3 आयोटा है। अगर हम क्या करें इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको रियल एक्सिस x मानता हूं, इसको इमेजिनरी एक्सिस y मानता हूं, तो उससे तुलना करें या उसको ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा सा सिंपल करें, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा मिल रहा है आपको, ये जो पॉइंट मिल रहा है ये 2,3 मिल रहा है। यानी अगर हमें थोड़ा सा इसको लिंक करें, इसको थोड़ा सा बार बार ये न लिखना पड़े, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि हमें बार बार ये आयटा वगैरह नहीं लिखना पड़े, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 2,3। तो 2,3 है वो क्या है, 2 + 3 आयोटा के कोरस्पॉन्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 2,3। अगर आपके पास 4 + आयोटा 6 या 6 आयोटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट है 4,6। अगर हम बात करें -2 + 3 आयोटा है तो ये -2,3 लिख सकते हैं। इसको हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कुछ इसको हम जो 2D के अंदर हम एक पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, एक पॉइंट से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हालांकि चीज अलग अलग है, फिर भी आपको हम इसको थोड़ा सा डिनोट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें 2,3, तो ये आपके पास क्या है, 2 + 3 आयोटा बताता है। ध्यान रखना, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में x + आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम अगर पॉइंट के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा x, y, जहां पर x और y क्या है, रियल नंबर है। तो मुझे आप बताओ कि ये वाला नंबर है आपके पास 2, आयोटा, ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 2, आयोटा, 2, आयोटा है, ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी 2, आयोटा लिखा हुआ है तो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा। यह ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही नहीं है, अगर होता है तो कहां पर होगा, कहां पर रिप्रेजेंट होगा, यह ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ बोले नहीं अभी तक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही नहीं सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही नहीं, कोई भी, किसी को भी नहीं, ये होगा ही नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने x और y रियल नंबर होते हैं, ये तो रियल नंबर नहीं है आपके पास, तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, इस चीज का ध्यान में रखना है। जब भी हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों रियल नंबर होने चाहिए और भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल दीपिका जी बोल रहे नहीं होगा, दिव्यांशी ग्रग बोले ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा, संगीता जी बोले नहीं होगा सर। तो इस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, यहाँ पर दोनों क्या होंगे, रियल नंबर। तो इसको ध्यान रखना एक चीज का छोटा सा, ये एक्सिस नहीं पढ़नी है आपको। आर्गेंड प्लेन की बात करें तो ये रियल एक्सिस है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये क्या है, रियल एक्सिस है, और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस। तो इन चीजों के बारे में आपको, कॉम्प्लेक्स के बारे में बेसिक बेसिक चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अगर आपके पास रियल पार्ट 0 है तो वो प्योरली इमेजिनरी हो जाता है, और इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो उसका प्योरली रियल हो जाता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो आपके पास क्या है, प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां तक फिर कॉम्प्लेक्स को हमें रिप्रेजेंट किस प्रकार कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ी सी चीजें हैं वो
ज्यादा आसान हो जाएंगे। इस प्रकार रिप्रेजेंट करने से हमारे पास जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। जब हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, जब हम इसका मॉडुलस की बात करते हैं, तो तब हमारे पास चीजें हैं वो काफी आसान हो जाती हैं। अब हम मॉडुलस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हालांकि इसको हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं मोड एक्स। हम रियल नंबर में पढ़ते हैं मोड एक्स। मोड एक्स हम सब पढ़ते हैं कि इसका मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। पहली बात तो सही है, लेकिन मॉडुलस एक्स किसको बताता है? मोड एक्स का मान आप कहोगे सर प्लस माइनस 1 होता है। मोड एक्स का मान कितना होता है? प्लस माइनस 1 होता है। सॉरी, मोड एक्स का मान ऐसे नहीं है, मोड एक्स बराबर 1 है। मोड एक्स बराबर 1 है तो उस केस में आपके पास एक्स का मान है वो प्लस माइनस 1 होता है। यानी मोड एक्स किसको बताता है? यानी वो एक्स जिनकी ओरिजिन से दूरी कितनी है? जिसकी ओरिजिन से दूरी 1 है, और ओरिजिन से दूरी 1 है, एक तो -1 की और एक +1 की। तो मोड एक्स है वो किसको बताता है? मोड एक्स बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जिनकी ओरिजिन से, मूल बिंदु से दूरी कितनी है? 1 है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मॉडुलस जेड, कोई नंबर आपके पास जेड है यहां पर, तो इसका मोड जेड का मतलब क्या है? मोड जेड किसको बताता है? मोड जेड बताता है उस नंबर की ओरिजिन से दूरी कितनी है। ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड ये बिंदु P मान लेते हैं कोई आपके पास पी जेड, यानी कि अगर ये आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, अगर कोई बिंदु है तो इसको हम क्या किस फॉर्म में लिख देंगे? सॉरी, z बराबर x प्लस आयोटा वाई है तो x कोमा वाई और z बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो यहां से हमें क्या बोलना है? P की मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है? x कोमा वाई की 0 0 से दूरी होती है, वो कितनी होती है? वो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। या आप देखो, या आपके पास x है या आपके पास y है, और पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो भी आपके पास कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y है तो इसका मॉडुलस किस प्रकार डिफाइन करते हैं? वो यही तो करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब ये पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो इस प्रकार चीजें निकालनी है वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, मॉडुलस किसको बताता है? मोड जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? मोड जेड है वो इस बिंदु जेड की, हम बोले इस पॉइंट जेड की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की मूल बिंदु से डिस्टेंस को बताता है, मूल बिंदु से इसकी दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी तो हम यहां तक ही रखते हैं। कल हम देखेंगे इसका मॉडुलस क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे इसका मॉडुलस के बाद आर्ग्यूमेंट क्या होता है। और हमें मॉडुलस पता है, आर्ग्यूमेंट पता है, तो हम इसकी पोलर फॉर्म देखेंगे, इसकी आइलर फॉर्म देखेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको उम्मीद है कि आयोटा के बारे में जो छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, उन चीजों के बारे में पता है। कल हम यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे आयोटा से रिलेटेड और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, जो आसान। तो ये बेस है। अगर आपकी फर्स्ट की 2 क्लास अच्छे से हो गई है, फर्स्ट और सेकंड क्लास अच्छे से हो गई है, तो आगे आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, जो आपको सारे के सारे नंबर देकर जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत कम समय में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ यहां तक कोई समस्या किसी को किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये चीज कम समझ में आई है, इसको आप कल और बताना तो हम इसको कल और डिस्कस कर लेंगे। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अपने कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करेंगे चीजों को। अभी से आपको क्या करना, जो भी टॉपिक पढ़ रहे उसके कम से कम 5-10 क्वेश्चन करते रहने हैं। तो उस टॉपिक को अच्छे से कमांड करनी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।